नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके राजस्थान पर। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। मारवाड़ यानी आज के राजस्थान का उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा, यही राठौड़ों ने अपना राज जमाया। कहते हैं राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से आया है। हाँ, ऐसी मान्यता है और इनका जो मूल है वो कन्नौज से जुड़ा है, बंदायूं वंश से। अच्छा जी, इस वंश की नींव रखी थी राव सिंहा ने। राव सिंहा ये कौन थे? ये कन्नौज के जयचंद गहड़वाल के वंशज थे, उनके प्रपोत्र कुंवर सेतराम के बेटे। ओह, बिल्कुल। और राव सिंहा का मारवाड़ आना ये सिर्फ एक व्यक्ति का आना नहीं था। ये समझिए कि एक नए राजवंश की शुरुआत थी। वो भी कहाँ, कन्नौज से निकलकर रेगिस्तान में अपनी जगह बनाना। हाँ, ये तो बड़ी चुनौती रही होगी। जाहिर है। तो ये कहानी सिर्फ राजाओं की सूची नहीं है, ये मारवाड़ के बनने की, उसके संघर्ष की और अपनी पहचान गढ़ने की कहानी है। तो चलिए इस कहानी के धागे खोलते हैं। शुरुआती शासकों में एक बड़ा नाम आता है राव चूड़ा का। हाँ, राव चूड़ा राव वीरमदेव के पुत्र थे। इन्हें मारवाड़ का पहला बड़ा संगठित शासक कह सकते हैं। कह सकते हैं, बिल्कुल। उन्होंने कुछ बहुत अहम काम किए। सबसे पहले तो मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। मंडोर? जी, ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये सत्ता को एक केंद्र देना था। सही बात। और दूसरा, उन्होंने सामंत प्रथा शुरू की। सामंत प्रथा ये क्या थी? आसान शब्दों में कहें तो अपने वफादार सरदारों को जमीनें देकर शासन में हिस्सेदार बनाना। इससे राज्य को मजबूती मिली। अच्छा, और उनकी रानी ने चांद बावड़ी भी बनवाई थी ना? हाँ, रानी चांद कंवर ने। मशहूर बावड़ी है वो। लेकिन यहीं एक पारिवारिक पेच भी आता है शायद। उत्तराधिकार को लेकर। बिल्कुल। राव चूड़ा ने अपने बड़े बेटे रणमल की जगह अपनी पसंदीदा रानी के बेटे कान्हा को उत्तराधिकारी चुन लिया। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, और ये फैसला आगे चलकर काफी असर डालने वाला था। तो रणमल का क्या हुआ? यहीं से रणमल की कहानी मेवाड़ से जुड़ती है। अपने अधिकार से वंचित होकर रणमल मेवाड़ चले गए। मेवाड़ मतलब राणा लाखा के पास? जी, राणा लाखा, फिर मोकल और फिर महाराणा कुंभा, इन सब के भरोसेमंद सहयोगी बन गए वो। मेवाड़ में उनका रुतबा बहुत बढ़ गया था। लेकिन ये रिश्ता भी शायद आसान नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1438 में मेवाड़ के ही सामंतों ने षड्यंत्र करके चित्तौड़ में उनकी हत्या कर दी। हत्या कर दी? किसके कहने पर? कहा जाता है कि कुंभा के इशारे पर। ये मारवाड़ मेवाड़ रिश्तों में एक बड़ा तनाव वाला बिंदु बन गया। और याद रखिए, रणमल की बहन थी हंसाबाई, हाँ, जिनका विवाह राणा लाखा से हुआ था। जी, तो रिश्ते पहले से ही काफी जटिल थे। तो क्या इसी तनाव ने रणमल के बेटे राव जोधा के लिए मुश्किलें खड़ी की? मुश्किलें तो थीं, जाहिर है, पिता की हत्या हुई थी। लेकिन राव जोधा 1438 से 89 वो बहुत दूरदर्शी साबित हुए। उन्होंने बिखरी हुई शक्ति को समेटा और 1459 में एक नया शहर बसाया, जोधपुर। जोधपुर, वाव। और चिड़ियाटोंग पहाड़ी पर बनाया वो शानदार किला मेहरानगढ़, जिसे मयूर ध्वज भी कहते हैं। ये सिर्फ एक किला नहीं, ये मारवाड़ की शक्ति और शान का प्रतीक बन गया। मेहरानगढ़, इसका नाम सुनते ही भव्यता का एहसास होता है। कहते हैं इसकी नींव करणी माता ने रखी थी। हाँ, ऐसी मान्यता है। और किले की बनावट इतनी प्रभावशाली है कि रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। क्या लिखा था? कि इसे परियों और फरिश्तों ने बनाया होगा। वाह। किले के अंदर इतिहास की कई परतें हैं। मेहर सिंह और भूरे खां की मजार है। शंभू बाण, किलकिला जैसी विशाल तोपें हैं। हाँ, वो तोपें तो बहुत मशहूर हैं। और राव जोधा द्वारा बनवाया गया चामुंडा देवी का मंदिर। हालांकि दुखद है कि 2008 में इसी मंदिर में एक हादसा हुआ था। हाँ, वो भगदड़ वाली घटना बहुत दुखद थी। तो राव जोधा ने सिर्फ किला और शहर ही नहीं बसाया, उन्होंने रिश्ते भी सुधारे। जी, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह मेवाड़ के राजकुमार रायमल से किया, जो कुंभा के पुत्र थे। इससे पुराने तनाव को कम करने की कोशिश की। उनके बाप कौन आए? राव सातल और राव सूजा। हाँ, राव सातल और राव सूजा जैसे शासक हुए, लेकिन मारवाड़ के विस्तार की कहानी अभी बाकी थी। अगला अहम पड़ाव कौन सा था? अगला अहम पड़ाव आता है राव गांगा 1515-32 के समय। इनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया। क्या? जब बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। हाँ, 1527 में। जी, तो राव गांगा ने राणा सांगा की मदद के लिए अपने बेटे मालदेव के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। अच्छा, ये राजपूताना की एकता दिखाने की कोशिश थी। बिल्कुल।
भले ही उसका नतीजा कुछ भी रहा हो, उन्होंने कुछ निर्माण भी करवाए, जैसे गांगलोव तालाब, गंगा की बावड़ी। और फिर आते हैं राव मालदेव 1532-62। इनके बारे में तो बहुत सुना है, हशमत वाला शासक। हाँ, हशमत वाला शासक मतलब बड़े वैभव और ताकत वाला राजा। ये उपाधि उन्हें अबुल फजल ने दी थी। तो वो वाकई इतने शक्तिशाली थे? मालदेव वाकई मारवाड़ के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उन्होंने राज्य का काफी विस्तार किया, बीकानेर जीता, मेड़ता जीता। उनकी निजी जिंदगी का एक किस्सा भी बहुत मशहूर है। उनकी रानी उमादे, रूठी रानी? हाँ, रूठी मानी, जैसलमेर की राजकुमारी थीं। वो उनसे रूठकर अजमेर के तारागढ़ किले में रहीं। कहते हैं ईश्वरदास और आसा बारठ जैसे कवियों ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी। अच्छा, लेकिन मालदेव का दौर सिर्फ विस्तार और निजी किस्सों का नहीं था, बड़े टकराव भी हुए। बिल्कुल। सबसे मशहूर है गिरी सुमेल का युद्ध, जैतारण के पास 1544 में। ये किसके बीच हुआ था? ये था मालदेव और दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी के बीच। वैसे मालदेव खुद तो युद्ध भूमि में नहीं थे उस वक्त। हाँ, कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन उनके सेनापति जैता और कुंपा इतनी बहादुरी से लड़े कि शेरशाह के पसीने छूट गए। बिल्कुल। शेरशाह की जीत हार में बदलने वाली थी। बहुत मुश्किल से जीता वो। और यहीं से शेरशाह का वो मशहूर कथन आया है ना? हाँ, वही, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। वाह, ये तो दिखाता है कि लड़ाई कितनी जबरदस्त रही होगी। जैता और कुंपा की वीरता का सबूत है। बिल्कुल, मारवाड़ी सेना के हौसले का सबूत। मालदेव के बाद उनके बेटे रावचंद्र सेन 1562-81 गद्दी पर बैठे। रावचंद्र सिंह। और यहाँ से मारवाड़ और मुगल सल्तनत के रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू होता है, प्रतिरोध का अध्याय। रावचंद्र सेन जिन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। क्यों महाराणा प्रताप से तुलना? जी, क्योंकि महाराणा प्रताप की तरह ही चंद्रसेन ने भी मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अच्छा। अकबर ने 1570 में नागौर में एक दरबार लगाया था। बहुत से राजपूत राजा आए थे वहां, चंद्रसेन भी गए थे। पर जब उन्हें लगा कि अकबर अधीनता चाहता है तो वो दरबार छोड़कर चले गए। अरे हाँ, अकबर ने फिर जोधपुर पर कब्जा कर लिया, लेकिन चंद्रसेन वो जीवन भर पहाड़ों और जंगलों में रहकर मुगलों से लड़ते रहे, कभी झुके नहीं। इसीलिए उन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। हाँ, एक ऐसा नायक जिसे शायद उतनी पहचान नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। एक तरफ चंद्रसेन का ये संघर्ष चल रहा था, तो दूसरी तरफ उनके भाई भी थे, उदय सिंह। जी, उदय सिंह, जिन्हें मोटा राजा कहा जाता था। उन्होंने रास्ता अलग चुना। कैसा रास्ता? उदय सिंह 1583 से 95 ने, कह सकते हैं, व्यवहारिक रास्ता चुना। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और बदले में उन्हें जोधपुर का शासन मिला। यहीं से मारवाड़ और मुगलों के बीच वैवाहिक संबंध भी शुरू हुए। वैवाहिक संबंध? हाँ, उदय सिंह ने अपनी बेटी जोधाबाई, जिन्हें जगत गुसाई भी कहा गया, उनका विवाह अकबर के बेटे सलीम यानी जहांगीर से किया 1587 में। अच्छा, वही जोधाबाई जिनके बेटे खुर्रम यानी शाहजहां बने। जी बिल्कुल, वही तो यहाँ से मारवाड़ मुगल दरबार का एक अहम हिस्सा बन गया। इसके बाद कौन प्रमुख शासक हुए? क्या ये मुगलों से निकटता बनी रही? हाँ, ये निकटता बनी रही। इसके बाद सवाई राजा सूर सिंह 1595 से 1619 आए। उन्हें अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी। सवाई राजा? ये उपाधि तो जयपुर के शासकों से जुड़ी है ज्यादातर। हाँ, पर सूर सिंह को भी मिली थी। फिर उनके पुत्र महाराजा गज सिंह 1619 से 1638 हुए। गज सिंह, इन्हें जहांगीर ने दलथम्बन यानी सेना को रोकने वाला और महाराजा की उपाधि दी। ये उपाधियां दिखाती हैं कि मारवाड़ के शासक अब मुगल साम्राज्य में कितना ऊंचा स्थान रखते थे। गज सिंह ने भी जहांगीर और शाहजहां दोनों की सेवा की, दक्षिण में काफी सक्रिय रहे। लेकिन गज सिंह के उत्तराधिकार में भी कुछ पेच था, ऐसा सुना है। हाँ बिल्कुल, गज सिंह ने अपने बड़े बेटे अमर सिंह को उत्तराधिकार नहीं दिया। क्यों? कहते हैं कि अपनी प्रेमिका अनरारम बेगम, उसके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को अपना वारिस चुन लिया। अमर सिंह को राज्य से निकाल दिया गया। ओहो, तो अमर सिंह का क्या हुआ? वो भी तो राठौड़ी थे, उनकी कहानी क्या है? अमर सिंह राठौड़ की कहानी भी मारवाड़ के इतिहास का एक बहुत ही रोमांचक, बल्कि कहना चाहिए कि नाटकीय हिस्सा है। उन्हें नागौर की जागीर मिली थी। नागौर? जी, वो अपनी बहादुरी और अक्खड़ स्वभाव के लिए जाने जाते थे।
1644 में बीकानेर के कर्ण सिंह से उनका मतीरे की राड़ नाम का युद्ध हुआ। मतीरे की राड़ मतलब तरबूज के लिए लड़ाई? हाँ, सोचिए, एक तरबूज की बेल जो सीमा पर उगाई थी उस पर शुरू हुआ झगड़ा युद्ध तक पहुंच गया। इसमें अमर सिंह हार गए थे। गजब है। लेकिन उनकी कहानी का अंत और भी नाटकीय है। वो शाहजहां के दरबार में थे, वहां मीर बख्शी सलावत खां ने उनका अपमान कर दिया। तो अमर सिंह ने अपनी कटार निकालकर भरे दरबार में सलावत खां को वहीं ढेर कर दिया। क्या बात है। और फिर लड़ते हुए मारे गए। उनकी वीरता के किस्से आज भी आगरा के किले से जुड़े हैं और लोक गीतों में गाए जाते हैं। वाकई कमाल की शख्सियत थे अमर सिंह राठौर। अब आते हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 78 पर, जिन्हें गज सिंह ने चुना था। इनका दौर तो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत ज्यादा। जसवंत सिंह मारवाड़ के सबसे प्रतापी और विद्वान शासकों में गिने जाते हैं। विद्वान भी? जी हाँ, शाहजहां ने उन्हें महाराजा की उपाधि दी थी। वो जोधपुर के पहले शासक थे जिन्हें ये औपचारिक उपाधि मिली। अच्छा। जब शाहजहां के बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा तो उन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया। हाँ, धर्मत का युद्ध। जी, धर्मत के युद्ध 1657 में वो औरंगजेब के खिलाफ लड़े, हालांकि हार गए। बाद में औरंगजेब के अधीन भी रहे। मुगलों के लिए कई अभियानों में गए, गुजरात के सूबेदार रहे, दक्षिण में शिवाजी के खिलाफ भी भेजे गए। और उनके दरबार में मोहनोत नैन्सी भी थे ना, जिन्हें मारवाड़ का अबुल फजल कहा जाता है। बिल्कुल, मोहनोत नैन्सी और उनके भाई सुंदरदास दोनों जसवंत सिंह के दीवान थे। नैन्सी ने जो लिखा है मारवाड़ रा परगनारी विगत। हाँ, सुना है। उसे मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं। बिल्कुल। और नैन्सीरी ख्यात, ये उस समय के समाज और इतिहास को जानने के लिए मतलब अमूल्य स्रोत हैं। और जसवंत सिंह खुद भी लेखक थे। जी, उन्होंने भाषा भूषण, अप्रोक्ष सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय नाटक जैसे ग्रंथ रचे। वो विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। लेकिन उनकी मृत्यु वो मारवाड़ में नहीं हुई। नहीं, उनकी मृत्यु 1678 में जमरूद अफगानिस्तान में हुई। वो उस समय वहां मुगल सूबेदार थे। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद तो मारवाड़ पर संकट आ गया होगा। औरंगजेब का शासन था दिल्ली में। हाँ, बहुत बड़ा संकट। औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया, मतलब सीधे मुगल नियंत्रण में ले लिया। जसवंत सिंह का उस समय कोई जीवित पुत्र नहीं था जो गद्दी संभाल सके। लेकिन उनके पुत्र का जन्म तो बाद में हुआ ना, अजीत सिंह का। जी, उनकी मृत्यु के बाद लाहौर में उनके पुत्र अजीत सिंह का जन्म हुआ। और यहीं से मारवाड़ के इतिहास के एक और महान नायक का उदय होता है, वीर दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़, इनका नाम तो बहुत सम्मान से लिया जाता है। लिया ही जाना चाहिए। स्वामी भक्ति, वीरता, कूटनीति, इन सब का प्रतीक है दुर्गादास। वो जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे। हाँ। उन्होंने नन्हे अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाया, दिल्ली से निकालकर सुरक्षित मारवाड़ लाए और फिर लगभग 30 साल तक 30 साल? जी, लगभग 30 साल तक मारवाड़ की आज़ादी के लिए मुगलों से संघर्ष किया। उन्होंने मेवाड़ से संधि करके मुगलों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा भी बनाया। ये एक लंबा और बहुत कठिन संघर्ष था। आखिर में अजीत सिंह राजा बने। हाँ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्थितियां बदलीं और अजीत सिंह 1678-1724 मारवाड़ के शासक बने। लेकिन विडंबना देखिए। क्या? जिन अजीत सिंह के लिए दुर्गादास ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उन्हीं अजीत सिंह ने बाद में कुछ षड्यंत्रों के चलते दुर्गादास को मारवाड़ से निर्वासित कर दिया। अरे, ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं आपसी मनमुटाव और दरबारियों के कान भरने की वजह से। ये इतिहास का एक दुखद पहलू है। तो दुर्गादास का क्या हुआ? दुर्गादास ने अपना बाकी जीवन पहले मेवाड़ की सेवा में और फिर उज्जैन में बिताया। वहीं शिप्रा नदी के किनारे उनका निधन हुआ और आज भी उनकी छतरी वहां बनी हुई है। और अजीत सिंह, उनका अंत कैसा रहा? उनका अंत भी दुखद रहा। उनकी हत्या उनके ही बेटे बख्त सिंह ने कर दी। एक और पितृहंता? जी, अजीत सिंह ने अपनी बेटी इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख शेर से किया था। यह आखिरी महत्वपूर्ण मुगल राजपूत विवाह माना जाता है। अजीत सिंह के बाद मारवाड़ में क्या स्थिति रही? मुगल तो अब कमजोर हो रहे थे, तो क्या शांति आई? शांति कहाँ, अब एक नई शक्ति सिर उठा रही थी, मराठा। मराठा? हाँ, अजीत सिंह के बेटे अभय सिंह 1724 से 1749 के समय होरडा सम्मेलन 1734 हुआ था। हाँ, वो मराठों के खिलाफ राजपूतों को एकजुट करने की कोशिश थी। जी, पर वो सफल नहीं हुई। मराठों का दखल बढ़ता गया।
अभय सिंह के बाद कुछ समय अस्थिरता रही। फिर अभय सिंह के भाई बख्त सिंह 1751 से 1752। जिन्होंने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी। हाँ, वही। वो शासक बने। वो वीर और बुद्धिमान थे। नागौर में उन्होंने सुंदर महल भी बनवाए, लेकिन पितृहंता का दाग उन पर हमेशा लगा रहा। उनके बाद कौन आया? उनके बाद आए महाराजा विजय सिंह 1752 से 1793, जिनका शासनकाल काफी लंबा रहा। इनके समय में मराठों का दखल तो और बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। विजय सिंह को मराठों से लगातार जूझना पड़ा। कभी उनसे संधि करनी पड़ी, कभी युद्ध। जैसे 1756 में संधि हुई। युद्ध भी हुए? हाँ, तुंगा का युद्ध 1787 हुआ, जिसमें उन्होंने जयपुर के प्रताप सिंह के साथ मिलकर महादजी सिंधिया को हराया। ये एक बड़ी जीत थी। लेकिन क्या ये जीत टिकी? नहीं। बाद में पाटन 1790 और मेड़ता के पास डंगा का युद्ध 1790 हुआ, जिसमें सिंधिया के फ्रांसीसी सेनापति डी बॉयन ने उन्हें हरा दिया। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उन्हें सांभर की संधि करनी पड़ी। अजमेर और भारी हर्जाना मराठों को देना पड़ा। इनके बारे में एक और बात सुनी है, किसी पासवान का बहुत प्रभाव था। हाँ, गुलाब राय नाम की पासवान का उन पर बहुत प्रभाव था। इतना कि इतिहासकार श्यामल दास ने उनकी तुलना करते हुए उन्हें जहांगीर का नमूना तक कह दिया। विजय सिंह ने वैष्णव धर्म अपना लिया था और विजयशाही सिक्के भी चलाए थे। विजय सिंह के बाद क्या हुआ? आंतरिक कलह और बाहरी दबाव का दौर जारी रहा। बिल्कुल। महाराजा भीम सिंह 1793 to 1803 आए, जो काफी क्रूर माने जाते हैं। फिर आए महाराजा मान सिंह 1803 to 43। इनका समय भी उथल पुथल भरा था। मान सिंह, इनके समय की क्या खास बातें हैं? मान सिंह का दौर कई मायनों में अहम है। एक तो उनके समय में जयपुर के साथ कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर गिंगौली का युद्ध 1807 हुआ। हाँ, वो दुखद घटना। जी, राजपूताना की आपसी फूट का प्रतीक। दूसरे, उन पर नाथ संप्रदाय के गुरु आयस देवनाथ का बहुत प्रभाव था। उन्होंने जोधपुर में भव्य महामंदिर बनवाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंग्रेजों के साथ संधि। हाँ, बिल्कुल। 16 जनवरी 1818 को मानसिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली। यहीं से मारवाड़ पर ब्रिटिश प्रभाव निर्णायक रूप से स्थापित हो गया। तो यहाँ से एक नया युग शुरू होता है ब्रिटिश संरक्षण का। अब राजाओं की भूमिका बदल गई होगी। हाँ, काफी हद तक। अगले शासक महाराजा तख्त सिंह 1843-1873 आए। इनके समय 1857 का विद्रोह हुआ। तो उन्होंने किसका साथ दिया? उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। हालांकि उनके अपने ही एक सामंत औवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया और बिथौड़ा के युद्ध में जोधपुर की राजकीय सेना को हराया भी। अच्छा। तख्त सिंह ने कुछ सामाजिक सुधारों की कोशिश भी की, जैसे कन्यावध रोकना। अंग्रेजों के साथ नमक संधि भी की। इसके बाद महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय 1873-1895, इनके समय स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे। जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे, लेकिन वहां एक दुखद घटना हुई। क्या? कहते हैं कि राजा पर एक नर्तकी नन्नी जान, उसका काफी प्रभाव था। स्वामी जी ने इसकी आलोचना की, जिसके बाद ऐसा आरोप है कि नन्नी जान ने षड्यंत्र करके उन्हें दूध में पिसा हुआ कांच या विष दिलवा दिया। स्वामी जी बीमार पड़ गए और बाद में अजमेर में उनका देहांत हो गया 1883। ओह, ये तो बहुत दुखद है। जसवंत सिंह द्वितीय ने प्रशासन में कुछ सुधार भी किए। महकमा खास बनाया, कोट सरदार उनकी स्थापना की। उनके बेटे सरदार सिंह ने उनकी याद में सफेद संगमरमर का खूबसूरत जसवंत थड़ा बनवाया। जसवंत थड़ा, हाँ, उसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। जी। महाराजा सरदार सिंह 1895 to 1911 ने चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद के लिए सेना भेजी थी। जोधपुर पोलो का भी बड़ा केंद्र बना। फिर महाराजा सुमेर सिंह 1911 से 1918 और उनके बाद महाराजा उम्मेद सिंह 1918 से 1947। उम्मेद सिंह का नाम तो उम्मेद भवन पैलेस से जुड़ा है। हाँ, महाराजा उम्मेद सिंह ने भव्य उम्मेद भवन पैलेस बनवाया। इसे चीतर पैलेस भी कहते हैं, क्योंकि ये चीतर पत्थर से बना है। ये क्यों बनवाया गया था? ये दरअसल एक अकाल राहत कार्य के तहत बनवाया गया था, ताकि लोगों को रोजगार मिले। 1929 से 1942 तक बनता रहा ये। वाह। उम्मेद सिंह के समय तक आते आते राजा की वास्तविक शक्तियां काफी कम हो गई थीं। ब्रिटिश रेजिडेंट और उनके दीवान सर डोनाल्ड फील्ड का ही ज्यादा दखल था। उम्मेद सिंह ने 1945 में एक विधानसभा बनाने की घोषणा भी की थी। और फिर आए मारवाड़ के अंतिम शासक महाराजा हनुवंत सिंह।
भारत के आजादी का समय। जी, महाराजा हनुवंत सिंह जून 1947 मार्च 1949, उम्मेद सिंह के बेटे। ये बहुत ही अहम दौर था। देश आजाद हो रहा था। रियासतों के सामने भारत या पाकिस्तान में विलय का या स्वतंत्र रहने का सवाल था। हनुवंत सिंह का क्या रुख था? सुना है कुछ असमंजस था। हाँ, हनुवंत सिंह युवा थे, महत्वाकांक्षी थे। शुरू में उनका झुकाव थोड़ा पाकिस्तान में विलय की तरफ था। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात भी की थी। अरे, ये तो बड़ी विस्फोटक स्थिति बन सकती थी। बिल्कुल, जोधपुर की सीमा पाकिस्तान से लगती भी थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसने रोका? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने स्थिति को संभाला। उनके समझाने बुझाने और थोड़े दबाव के बाद हनुवंत सिंह भारत में विलय के लिए मान गए। शुक्र है। और 30 मार्च 1949 को जोधपुर रियासत का संयुक्त राजस्थान में विलय हो गया। इसी के साथ मारवाड़ पर राठौड़ वंश के सदियों पुराने प्रत्यक्ष शासन का अंत हुआ। तो ये थी राव सिंहा से महाराजा हनुवंत सिंह तक की कहानी। क्या सफर रहा है! एक वंश का उत्थान, विस्तार, संघर्ष। मुगलों के साथ वो जटिल रिश्ते, कभी संधि, कभी संघर्ष, फिर मराठों का दबाव, ब्रिटिश सत्ता का आना और आखिर में भारतीय संघ में विलय। कमाल है। बिल्कुल। इस कहानी में हमें राव चंद्र सेन और दुर्गादास राठौड़ जैसा अदम्य साहस दिखता है। हाँ। राव जोधा और मालदेव जैसा संगठन कौशल, जसवंत सिंह जैसी विद्वत्ता, तो वहीं आंतरिक कलह और उत्तराधिकार के खूनी संघर्ष भी नजर आते हैं। हाँ, वो भी इसका हिस्सा है। मेहरानगढ़ और उम्मेद भवन जैसी शानदार इमारतें, नैन्सी की ख्यात जैसा साहित्य, मारवाड़ की अपनी खास संस्कृति, ये सब इसी वंश की विरासत का हिस्सा है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सत्ता पाई जाती है, कैसे उसे बनाए रखने के लिए जद्दोजहद होती है, और कैसे बदलते वक्त के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। जी बिल्कुल। ये शासकों की कहानी तो हमने सुनी, उनकी जीत, हार, संधियां, इमारतें। लेकिन सोचते हुए एक सवाल मन में आता है। क्या? इन सदियों के दौरान जब ये सब चल रहा था, किले बन रहे थे, युद्ध हो रहे थे, दरबार सज रहे थे, तब उस आम मारवाड़ी का जीवन कैसा रहा होगा, जो इन किलों के बाहर अपने गांवों में, खेतों में जी रहा था? ये सोचने वाली बात है। उसकी अपनी कहानी क्या थी? शायद इतिहास की बड़ी किताबों से परे लोक कथाओं में, गीतों में, परंपराओं में उसके जीवन की कुछ झलक मिलती हो। हाँ, ये संभव है। ये सोचना शायद हमें इतिहास को और समग्रता से और गहराई से देखने की एक नई दिशा देता है।